हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चैंपियंस एकेडमी। मैं राजा रॉय। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव की, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 अर्थात चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जा कर के आप चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, अभिलेख शास्त्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अभिलेख के अध्ययन को, खुदाई में मिले अवशेषों को, पुरातत्व स्रोत को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलेख के अध्ययन को। अर्थात अभिलेख के अध्ययन को ही अभिलेख शास्त्र कहा जाएगा। अभिलेख शास्त्र में अभिलेख का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 2 है जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? जेम्स प्रिंसेप जो थे वो किन किन लिपियों का अर्थ निकाला था? ऑप्शन है ब्राह्मी और ग्रीक, खरोष्ठी और पाली, ब्राह्मी और खरोष्ठी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाल लिया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 3 है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया? आपसे आप पूछ रहा है कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया। निकाला किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन कब निकाला? ऑप्शन देखिए, 1920 के दशक में, 1930 के दशक में, 1820 के दशक में, 1830 के दशक में, 1840 के दशक में या 1850 के दशक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1830 के दशक में इसको अर्थ जो है वो निकाल लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 हो गया 4, जेम्स प्रिंसेप कौन था? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सक था, मानचित्रकार या ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जेम्स प्रिंसेप थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 5, मिस प्रिंट हो गया, 6 हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार डैश सबसे प्रसिद्ध शासक था? यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ था उसके अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी पे है, अशोक। अशोक जो है वो बहुत ही महान शासक था और बौद्ध ग्रंथ जो है वो भी इस चीज को मानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है हमारा पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं डैश कहलाते हैं? पत्थर हो या फिर कोई धातु के शिला पर खोद करके कुछ लिखा गया हो, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पांडुलिपि, ताम्रपत्र, अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलेख। पत्थर पे या फिर धातु पे या फिर मिट्टी के शिला पे खोद करके लिखा गया जो चीज़ होता है उसको हम कहते हैं अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्राचीनतम अभिलेख डैश भाषा में लिखे? तो जो प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में लिखे गए थे? ठीक है, ऑप्शन है पाली भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा या फारसी भाषा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृत भाषा। जो प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास, उपरोक्त सभी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के कारण। ये सभी कारण थे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को जो है भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनकारी काल माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा
ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है? दोस्तों ये एक इंग्लिश का वर्ड है ओलिगार्की, और इसका क्या अर्थ होता है आपको बताना है। ऑप्शन है एक व्यक्ति का शासन, या समूह का शासन, या निरंकुश शासन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह शासन। अर्थात ओलिगार्की जो होता है उसका अर्थ होता है समूह शासन। जैसे लोकतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, उसी तरीके से ओलिगार्की जो होता है उसका मतलब होता है कि समूह शासन। वहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नहीं, वहाँ पे एक समूह का शासन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, लगभग डैश से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू कर दी थी। यानी कि किस शताब्दी से जो है, किस शताब्दी ईसा पूर्व से जो है ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। ठीक है, ऑप्शन है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। अच्छा, यहाँ पे ईसा पूर्व होगा, सब में ईसा पूर्व होगा, सारे में होगा, सारे ऑप्शन में ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, या छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ है उसको लिखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, छठी से चौथी शताब्दी बीसी में डैश सबसे शक्तिशाली महाजन पद बन गया था। आपको पता होगा कि बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजन पदों का वर्णन किया गया है, और उस 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था ये आपको बताना है। ऑप्शन है कोसल, कुरु, पांचाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। ठीक है, तो इसमें मगध कहीं है नहीं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? अभी हमने बताया कि जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो है मगध, और उसके शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? ऑप्शन है अच्छी खेती की उपज, लोहे की खदान, हाथी की उपलब्धता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मगध जो महाजनपद था उसके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी। उसके पास अच्छी कृषि होती थी, लोहे की खदान होती थी जिससे शस्त्र बनाए जा सकते थे, हाथियों की भी उपलब्धता थी जिससे सैनिक जो है हाथियों पे सवार होकर के जा सकते थे। इसलिए मगध जो है एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, आरंभ में मगध की राजधानी डैश थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है ये प्रश्न कि आरंभ में मगध की राजधानी क्या थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगाह, आरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, राजगाह। इसी राजगाह को हम राजगृह भी कहते हैं। ठीक है, जिसको वर्तमान में हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। तो जो मगध था उसकी आरंभिक राजधानी, अर्थात पहले जब राजधानी बनी थी उसकी, तो वो राजगाह में ही बनी थी। ठीक है, उसके बाद इसको परिवर्तित करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था, पटना कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? आपको प्रश्न समझना पड़ेगा। भारत का नक्शा देखिए, उसमें पश्चिमोत्तर दिशा देखिए, अर्थात पश्चिम और उत्तर के बीच का जो दिशा होगा वही पश्चिमोत्तर कहलाता है। तो उधर से जो मिले अभिलेख हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है अरेमाइक और यूनानी, बी प्राकृत, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरेमाइक और यूनानी लिपि। पश्चिमोत्तर से जो मिले अभिलेख है उसमें अरेमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो मौर्य साम्राज्य था, महान मौर्य सम्राट, वो उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, कलिंग का संबंध किस राज्य से है? आपको पता होगा कि अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था और उस कलिंग के युद्ध के बाद ही उसने अपना मन बदल लिया था, उसने हथियार त्याग दिए थे और वहीं से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि ये जो कलिंग है वो कलिंग किस राज्य में है वर्तमान में? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। जो कलिंग है वर्तमान में उड़ीसा के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, अर्थशास्त्र की रचना की थी किसने की? अर्थशास्त्र जो कि एक महान ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, इसकी रचना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अशोक, मेगास्थनीज, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। और दोस्तों जान लो आप, कभी आपको ऑप्शन में रहेगा कौटिल्य, कभी रहेगा चाणक्य। तो चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कभी कभी इसका जो नाम मिलता है वो विष्णुगुप्त भी मिलता है। तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है और उन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, इंडिका की रचना किसने की थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिका ये भी एक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की थी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी मेगास्थनीज, सी कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी पे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? अभी हमने बताया कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, वो अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। तो कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक ने। कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो अभिलेख लिखना कहाँ से प्रारंभ हुआ था, अभिलेख किसने लिखवाए थे अपने प्रजाओं के लिए? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक ने लिखवाए थे। और अशोक के ही काल से माना जाता है कि अभिलेखों की जो रचना है वो शुरू हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो स्वर्णगिरी है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो स्वर्ण माने होता है सोना और गिरी माने होता है पहाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे है सोने का पहाड़। तो स्वर्णगिरी का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा? सोने का पहाड़। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे? लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित कौन से शहर थे? ऑप्शन है मगध और तक्षशिला, स्वर्णगिरी और उज्जैनी, तक्षशिला और उज्जैनी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला और उज्जैनी। ये दोनों ही लंबी दूरी के व्यापारिक मार्ग पर स्थित शहर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महामात्य अधिकारियों का क्या कार्य था? आपको पता होगा कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने
बौद्ध धर्म अपना लिया था और वहीं से उसने क्या किया, महामातों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। और इन महामातों का जो काम होता था वो बौद्ध धर्म का प्रचार करना होता था, ठीक है। इवन अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया था। उसकी पुत्री का नाम संघमित्रा था, ठीक है। आप उसके पुत्र का नाम क्या था कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं ऑप्शन ए, राजस्व एकत्रित करना, सेना की गुप्तचरी, धम्म का प्रचार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धम्म के प्रचार करने वालों को ही महामत कहा जाता था और इसकी नियुक्ति अशोक ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था? उस समय जो ब्राह्मणों को जमीन दान में दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? आपसे प्रश्न पूछा है, देखिए ऑप्शन है राजकीय भूभाग, अग्रहार, कृषि भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रहार। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्य एशियाई मूल के थे? मध्य एशिया मूल के शासक के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है चोल, पांड्य, शक, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि ये जो दो ऑप्शन है चोल और पांड्य, ये दोनों दक्षिण भारत के शासक हुए थे। चोल, चेर और पांड्य तीनों दो दक्षिण भारत के थे। और ये जो है शक, ऑप्शन यही बचता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक शासक। जो शक शासक थे वो मध्य एशिया मूल के थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे डैश की उपाधि धारण की थी। जो कुषाण शासक होते थे वो अपने नाम के आगे कुछ पदवी लगा लेते थे, तो उसका क्या नाम होता था? देखिए, सम्राट लगा लेते थे या देवतुल्य, देवपुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे, ठीक है। उन्होंने देवपुत्र लगाना प्रारंभ कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों का इतिहास डैश की सहायता से लिखा गया, ठीक है। ऑप्शन देखिए, साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों, उपरोक्त सभी। जो गुप्त शासक थे उसका इतिहास किसके माध्यम से लिखा गया, किसकी सहायता से लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। साहित्य के माध्यम से भी, सिक्कों के माध्यम से भी और अभिलेखों के माध्यम से भी गुप्त शासकों का जो इतिहास है वो लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन है नागार्जुन, पाणिनि, अश्वघोष, हरिसेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे है वो हरिसेन। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति एक ग्रंथ है, किताब है, उसी की रचना हरिसेन ने की थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? ठीक है, देखिए अब प्रश्न देखिए, सुदर्शन झील बनाई किसने थी ये नहीं पूछ रहा है, मरम्मत किसने कराई थी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि बनवाई किसने थी। हम यहाँ बता रहे हैं कि इसका जो जीर्णोद्धार है यानी कि उसका जो मरम्मत है वो किसने करवाया था। तो इसका जो मरम्मत है वो रुद्रदमन ने करवाया था। सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदमन ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, पाली भाषा में गहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो गहपति शब्द है वो किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन देखिए, छोटे किसान, जमींदार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। छोटे किसान के लिए भी किया जाता था और जमींदार के लिए भी किया जाता था। ठीक है, किसके लिए भी? जमींदार के लिए भी ये किया जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई थी? ये एक किताब है हर्षचरित, और ये किस भाषा में लिखी गई थी ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है यूनानी, प्राकृत, संस्कृत या पाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संस्कृत। जो हर्षचरित है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, हर्षचरित किसकी जीवनी है? अब हर्षचरित जो ग्रंथ लिखा गया था उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया, किसकी जीवनी है वो हर्षचरित? ऑप्शन देखिए, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देख के ही पता चलता है कि हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में बात होगी, तो ये हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित जो है वो संस्कृत में लिखा गया था, इसमें हर्षवर्धन की बात की गई है, तो इसको लिखा किसने? ऑप्शन देखिए, बाणभट्ट, पाणिनि, अश्वघोष, हरिसेन। तो हर्षचरित जो है इसके लेखक है बाणभट्ट साहब। तो बाणभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री थी प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त ही पहली महिला थी जिसने भूदान किया था। क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय में जब पुरुष बहुत वर्चस्व बनाए हुए थे, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था, महिलाओं को दबा करके रखा गया था। उस समय में जो प्रभावती गुप्त थी, इन्होंने भूदान किया था, मतलब इनके पास बहुत सारे जमीन रही होगी तब तो दान किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।